मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 3 से 4 दिनों में बारिश का अलर्ट। कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन में बारिश। 18 जून से कुमाऊं रीजन में बारिश। सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे। सीएम विकास पुस्तिका का करेंगे विमोचन। लोगों का पहुंचाएंगे सरकार की योजना। हरिद्वार में कुंभ मेले का कोरोना जांच घोटाला। डीएम ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश। श्रीनगर में बद्रीनाथ हाईवे खुला। मलबा आने से हुआ था बंद। 3 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ मार्ग। कड़ी मशक्कत के बाद खुला मार्ग। उत्तराखंड में कोरोना के 353 नए केस। बीते दिन कोरोना से 6 मरीजों की मौत। 398 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। 10वीं 11वीं 12वीं के प्री बोर्ड को बनाया आधार। 12वीं में प्री बोर्ड के 40% अंक को बनाया आधार। 31 जुलाई तक आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कुमाऊं रीजन गढ़वाल रीजन के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना। 18 जून से कुमाऊं रीजन में बारिश की ज्यादा संभावना बढ़ेगी। पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना दी गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 20 जून से उत्तराखंड में बारिश के हल्के से कम होने की संभावना है, लेकिन वहीं तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। तो 3 से 4 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और गढ़वाल में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। 2 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तापमान और 18 जून से कुमाऊं रीजन में बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। वही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुभाष, देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया जहां पर आने वाले समय में 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। कौन कौन सी जगह जहां पर लगातार बारिश हो सकती है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा जो जारी किया गया है दिशा निर्देश, उसके तहत उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, खास तौर से अगर बात की जाए तो नैनीताल, चंपावत और चमोली जैसे यानी कि जो दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बारिश की संभावना बताई गई है। साथ ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि आगामी
2 से 3 दिनों में जो बरसात है वो उन क्षेत्रों में होगी, चाहे वो कुमाऊं रीजन में कहा जाए या फिर गढ़वाल रीजन में, दोनों ही कहा जा सकता है, दोनों ही मंडलों में जो बरसात है वो होगी। और खासतौर से जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, चाहे दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे पिथौरागढ़ एक दूर वाला जिला है, इसके साथ ही अगर बात की जाए नैनीताल जिले की चंपावत, चमोली, पौड़ी और गढ़वाल रीजन की अगर और जिलों की बात की जाए, तो इनके अनुसार मौसम विभाग के अनुसार जो तापमान है वो लगातार इन क्षेत्रों में कम होगा और वहाँ बरसात होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है उनको भी मुस्तैदी से रहने के लिए प्रशासन द्वारा कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्री मानसून के समय में जिस तरीके से बरसात तेजी से हुई थी, उसके बाद से ही कई हादसे पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिले थे। साथ ही भूस्खलन जैसी स्थिति राजधानी देहरादून से लगभग 5 से 7 किलोमीटर के पास भी दिख गई। तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो पहले से ही मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, जिस तरीके से पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रशासन को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया है, तो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं वो पूरी कर ली गई है। यानी कि ऐसी स्थिति में यदि बरसात आती है, भूस्खलन या पहाड़ खिसकने जैसी कोई भी स्थिति आती है, तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार रहेगा और कोशिश ये रहेगी जो भी राज्य मार्ग हैं उनको जल्द से जल्द खोला जाएगा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। हालांकि जो प्रशासन है उसको तरफ से जो गाइडलाइंस है वो ये भी कहा गया है कि जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि जो नदी के आसपास जो लोग रहते हैं वो बरसात के समय में वहां ना रहे, वहां से ऊपर आ जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन है वो मुस्तैदी से काम भी करेगा और नजर बनाए रखेगा कि जो सड़क है वो पूरी तरीके से खुली रहे, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से जिले की ऑन रहे, यानी कि किसी तरह प्रकार की जो परेशानी है वो उन जिलों के जो लोग हैं उनको ना हो। बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि कक्षा 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं और 11वीं के 5 विषयों में से सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले 3 विषयों के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें कक्षा 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को भी आधार बनाया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि सीबीएसई द्वारा 31 जुलाई तक कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में शिकायत को दूर करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह अधिकारियों से सलाह लेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे होने पर सीएम विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। 3 बजे मीडिया सेंटर सचिवालय में विमोचन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता मनाएंगे जश्न, लोगों तक पहुंचाएंगे सरकार की योजनाएं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, ऐसे में आज वो विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। 3 बजे करीब मीडिया सेंटर सचिवालय में ये विमोचन किया जाएगा। साथ ही पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे और जन जन तक, लोगों तक बीजेपी की योजना, सरकार की योजना जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो आज सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह पर जश्न मनाएंगे और इसी कड़ी में सीएम विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। करीब 3 बजे मीडिया सेंटर सचिवालय में ये विमोचन किया जाएगा। लोगों तक पहुंचाएंगे सरकार की योजना। इसी बीच देहरादून से बड़ी जानकारी, आज से मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा होगी। पहले चरण में 6 जिलों की समीक्षा होगी। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर की समीक्षा की जाएगी। नैनीताल और उधम सिंह नगर की समीक्षा भी करेंगे। दूसरे चरण में शेष जिलों की समीक्षा की जाएगी। तो देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर की समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर की समीक्षा करेंगे। वहीं दूसरे चरण में शेष जिलों की समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर देहरादून में 17 डीएसपी पुलिस की मुख्य धारा में शामिल होंगे। ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। करीब 12.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड किया जाएगा। परेड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहेंगे मौजूद।
डीजीपी अशोक कुमार समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। तो परेड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार समेत कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। करीब 12.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड किया जाएगा। हरिद्वार से बड़ी जानकारी, कुंभ मेले का कोरोना जांच घोटाला, डीएम ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय जांच कमेटी कर रही है मामले की जांच पूरी होने से पहले ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का कोरोना जांच घोटाले मामले में डीएम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के एम्स कॉर्पोरेट लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। जांच पूरे होने के पहले ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिए गए। बता दें, तीन जांच कमेटी का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था जो मामले की जांच कर रहे थे। हालांकि जांच पूरी होने से पहले ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश डीएम द्वारा दिए गए। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए, कोरोना जांच मामले में डीएम ने ये बड़ा आदेश दिया है, जहां पर अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश डीएम द्वारा जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ फिलहाल पूरी जानकारी, किन किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा? देखिए, अभी की जो बड़ी खबर ये है, इसमें अपडेट है कि सीएमओ हरिद्वार ने शहर कोतवाली में 3 जो कंपनी है, लैब कंपनी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। और ये अपने आप में कुंभ मेले का सबसे बड़ा घपला निकल के आया है, जो कोरोना जांच के नाम पर बड़ा यहाँ पर गोलमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा इसमें झोल है। और इस घपले के बाद जो शासन ने एक टीम बनाई थी, तो जिलाधिकारी हरिद्वार ने 3 सदस्यीय टीम बनाई है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चूंकि जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, जांच में 15 दिन का समय दिया गया है, लेकिन इस जांच के बीच ही जिलाधिकारी ने देर शाम आदेश जारी किए थे कि जो आरोपी कंपनी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो आज सीएमओ हरिद्वार ने, डॉक्टर एस.के. झा है सीएमओ हरिद्वार के, उन्होंने शहर कोतवाली में 3 जो लैब कंपनी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बिल्कुल धर्मेंद्र, जांच एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है, जांच कमेटी टीम जो है गठित की गई है। जांच के बाद सभी जिम्मेदार पाए जाते हैं, तो क्या कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, ये एक तो कुंभ मेले का घपला है, और कार्रवाई तो निश्चित तौर पर अगर जांच पाई जाती है, जांच में आरोप लगे सही पाए जाते हैं, तो कार्रवाई होना तो निश्चित है। क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये कुंभ मेले से जुड़ा हुआ मामला है। कुंभ मेला जो होता है अपने आप में धार्मिक और ऐतिहासिक मेला होता है, बड़ा इसका महत्व भी रहता है। ऐसे में कुंभ मेले की आड़ में जो अगर लोगों ने इस तरह का घपला किया है, तो इसमें साथ में जो प्रदेश सरकार है या कुंभ मेला प्रशासन है, तो उसकी भी बदनामगी इस पूरे मामले में हो रही है। कुछ कंपनी है जो मेला एक माह के दौरान जब मेला यहाँ पर हुआ, तो 10 कंपनियों को जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, और जिसमें करीब 2.5 लाख उन्होंने जांच इस दौरान 1 महीने के दौरान की है। लेकिन 2 ही कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा की जांच कर दी है, और उसमें कई जो मामले पाए गए हैं। एक जो मोबाइल नंबर है उससे 500 लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। एक ही घर के एड्रेस पे कई लोगों का वहाँ पर एड्रेस दिखाया गया है, तो इसमें ये गोलमाल पाया गया है। और एक पंजाब के निवासी है जिन्होंने इस पूरी की मामले की शिकायत की है, वो कुंभ मेले में आए भी नहीं थे, और उसके बावजूद उनकी जांच रिपोर्ट की गई, और कंपनी ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की, और उसकी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए शासन ने इस पूरे मामले की जांच बढ़ा दी गई है। जांच अभी चल रही है, और जांच में पहले एफआईआर कह सकते हैं कि मेलाधिकारी जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं सी.वी. रविशंकर, उनके द्वारा आदेश जारी किए गए थे। और सीएमओ हरिद्वार ने आज शहर कोतवाली में 3 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए, तीनों कंपनी में तो एक दिल्ली के मैक्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स शामिल है जो लैब है, बाकी वो 2 कौन सी कंपनी क्या, इसको लेकर आपको कोई जानकारी है?
देखिए, जो ये मैक्स कंपनी है दिल्ली की, तो दूसरी जो 2 कंपनी है वो भी इसके साथ में कह सकते हैं कि इन्होंने उन्हें काम दिया था आगे, जी। वो कंपनी भी इनके साथ जुड़ी हुई थी। तीनों कंपनी लगभग एक ही कंपनी से जुड़ी हुई है तीनों। टोटल 10 कंपनी थी, 10 कंपनी में 2 कंपनी एक साथ थी और उन्होंने अगली एक कंपनी को अपना ही काम बांट के उन्हें दिया था। तो तीनों कंपनी एक साथ थी, इनके ही द्वारा ये गड़बड़ झाला किया गया है। फिलहाल अभी आरोप है और पूरे कह सकते हैं कि मेला प्रशासन में और चूंकि शासन में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है। पूरे देश में और देश दुनिया में मेले को लेकर ये चर्चा बन गई है कि मेले में कोरोना जांच के नाम पर बड़ा घपला हुआ है। फिलहाल इस पूरे घपले की जांच भी की जा रही है और मामला गंभीर ऐसे हो जाता है कि आज इसमें जांच के दौरान ही जो सीएमओ हरिद्वार हैं, उन्होंने शहर कोतवाली में पहुंच के जो 3 कंपनी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बिल्कुल धर्मेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। आगे बढ़ेंगे। बाबा रामदेव की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आईएमए ने रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। आईएमए ने उत्तराखंड में दर्ज कराया एफआईआर। कल आईएमए के सदस्य देश में करेंगे प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर करेंगे धरना प्रदर्शन। बड़ी जानकारी, जहां पर रामदेव की मुश्किलें जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। आईएमए ने उत्तराखंड में एफआईआर दर्ज कराया बाबा रामदेव के खिलाफ और कल आईएमए के सदस्य जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। काली पट्टी बांधकर रामदेव के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो बाबा रामदेव की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ रही है। कल आईएमए के सदस्य देश में प्रदर्शन करेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, रामदेव के खिलाफ फिर एक बार आईएमए ने एफआईआर दर्ज किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बाबा रामदेव का आईएमए का विवाद है, पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथ चिकित्सा को लेकर एक टिप्पणी की थी और उसके बाद से दोनों ही आमने सामने आ गए थे और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और लगातार जो पहले के आईएमए के द्वारा बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजा गया था, उसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज कराने की बात भी सामने आ गई। लेकिन अगर बात करें तो जो एडवोकेट है अरुण भदौरिया, उनके द्वारा भी आईएमए के जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ यहाँ पर एक परिवार दर्ज किया गया है। तो दोनों ही तरफ से जुबानी जंग चलते चलते अब अदालत तक जाने के लिए तैयार है। पुलिस का सहारा लिया जा रहा है, कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि बाबा रामदेव के नरम कुछ समय से थोड़े जो सुर थे वो नरम हुए थे और वो इस मामले का निपटारा करना चाहते थे। कर लिया जाए, उन्होंने एलोपैथ की तारीफ भी उसके बाद की है। लेकिन जो आईएमए के डॉक्टर हैं, जो आईएमए की पूरी एसोसिएशन है, वो लगातार इसमें काम कर रही है। पहले मानहानि का नोटिस दिया गया था, अब जो गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्या आईएमए ने अब तो एफआईआर दर्ज करा लिया, इसके बाद क्या पतंजलि योगपीठ की तरफ से कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? देखिए, अभी कोई प्रतिक्रिया पतंजलि योगपीठ के द्वारा नहीं आई है, लेकिन समय समय पे जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो प्रतिक्रिया जरूर मिलती है। लेकिन अभी देखना बाकी है कि योग गुरु बाबा रामदेव या आचार्य बालकृष्ण क्या इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं। अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में एसआई नीरज कठेत का तबादला किया गया है। विधायक प्रदीप बित्रा का चालान काटा था, बिना मास्क माल रोड पर घूमने पर की थी कार्रवाई। मामले की जांच एसपी सिटी सरिता डोभाल को सौंपी गई थी। कांग्रेस शहीद स्थल पर करेगी धरना प्रदर्शन, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से करेगा मुलाकात। बिना मास्क माल रोड पर घूमने पर यह कार्रवाई की गई थी। मामले की जांच एसपी सिटी सरिता डोभाल को सौंपी गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से कल मुलाकात करेंगे। वहीं आइए इसी बीच संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये नहीं बन पा रहा है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया। भाजपा के नेताओं को देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये 16.5 करोड़ रुपए इन बेईमानों से वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है और इन बेईमानों को
पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये बहुत बड़े चोर हैं। और आज के कागज के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं बार बार झूठ बोला गया। चंपत राय को जब पता था कि बगल की जमीन का मूल्य 8 करोड़ है, तो मैं पूछना चाहता हूं चंपत राय जी, क्या अगर आपको अपने पैसे से यह जमीन खरीदनी होती तो आप ठीक बगल की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते? 10,000 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में खरीदते और 12,000 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते क्या आप? क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का पैसा था, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा था, और उस पैसे में आपको भ्रष्टाचार और बेईमानी करनी थी। इसलिए ठीक बगल में 10,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 8 करोड़ में, और 12,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 18.5 करोड़ में। यह स्पष्ट हो गया, यह पूरी तरह से साफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं यह पैसा कहां गया और इस पैसे की बंदरबाट कहां हुई। रवि मोहन तिवारी से रिश्ता बताया मैंने कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी आपस में रिश्तेदार हैं, उनके समधी का साला है ये। और 7 जून को ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के मेयर, राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले, पैसा खाने वाले चंदा चोरों की जमात ने क्या किया है मैं बता रहा हूं। 7 जून को इसने अपने भतीजे के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए की जमीन खरीदवाई, जिसके आय के स्रोत का कोई अता पता नहीं। इसके भतीजे का नाम है दीप नारायण उपाध्याय। इसका भतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ रहता है। और 7 जून को इसने ये जमीन खरीदी है, और ये जमीन खरीदी है 1 करोड़ 90 लाख रुपए में। महेंद्र नाथ मिश्रा नाम के व्यक्ति से यह जमीन 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदी है। इसके आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए। इसके पास 1 करोड़ 90 लाख रुपए कहां से आया? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों की जांच होनी चाहिए। उनके खाते में जो 17 करोड़ गए तो वो कहां गए? इन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये 1 करोड़ 90 लाख की जमीन इसका भतीजा खरीदता है, भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है। इसके आय का कोई स्रोत नहीं पता। ये पैसा, इसकी आमदनी कहां से हुई कुछ पता नहीं। इसकी जांच कराई जाए। और बड़ी मजेदार बात, सारा कॉकस आज खुल जाएगा, सारे रिश्ते आज बेपर्दा हो जाएंगे। देखिए आप, ये जो 1 करोड़ 90 लाख में भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा जमीन खरीदता है, उसमें गवाह कौन है? रवि मोहन तिवारी। ये 1 करोड़ 90 लाख की निजी जमीन, अपने लिए जमीन, प्रॉपर्टी बनाने का काम, प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे में लूट करके जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका सच है, जांच कराओ। ये 1 करोड़ 90 लाख की जमीन जो भतीजे ने खरीदी, उसमें भी गवाह कौन है? रवि मोहन तिवारी। और 18 मार्च 2021 की तारीख काले अक्षरों में दर्ज की जाएगी, क्योंकि 18 मार्च 2021 को पुराना सारा एग्रीमेंट 9 लोगों के साथ कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने जो किया था वो खत्म किया। जब जमीन मुक्त हो गई तो 2 करोड़ में सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट उनसे खरीद सकता था, नहीं खरीदा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनसे 18.5 करोड़ में 18 मार्च को ही खरीदा। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को भ्रष्टाचार करने की नीयत से यह जमीन 18 मार्च को ही खरीदवाई गई। और 18 मार्च को ही गाटा संख्या 242 खरीदा गया।
8 करोड़ रुपए में 10,000 वर्ग मीटर जमीन, और इसमें भी गवाह कौन है? अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। इसमें भी गवाह कौन है? अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? चंपत राय, जिसको पता है, जिसकी फोटो लगी है, इसमें इनकी फोटो लगी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।